प्रणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडिसमुक्तितणं मोक्षम्। कल एक प्रश्न आया था, उस पर चर्चा करते हैं। आज विचार तो 5 गाथाओं का था, लेकिन एक बहुत बड़ी उलझन है, इसलिए अपन 2 गाथा ही कर पाएंगे। उलझन क्या है, मैं आप सबके सामने सब कुछ रखूंगा और आप सब भी पूरी तरह से ज्ञान पर जोर देने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कुछ हल निकलेगा तो अच्छी बात है। एक बात तो यह है कि मैंने परसों ये कहा था कि प्रायोपगमन तद्भव मोक्षगामी जीवों के होता है। कल मैंने ये पढ़ा कि प्रायोपगमन वज्रषभ नाराच संगनन वालों के होता है। तो इन दोनों की संधि कैसे बैठेगी, थोड़ा उसको पहले देखते हैं। देखिए, प्रायोपगमन का स्वरूप बताते समय यह बताया था कि ये वह जीव है जो दूसरों के माध्यम से उपकार कराता नहीं है, ना स्वयं के माध्यम से भी कुछ उपकार कराता है। शरीर की कोई वैयावृत्तीय परिचर्या की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। ये बात आई थी। ऊपरी तौर पर आखरती है बात, क्योंकि ऐसा लगता है कि ऐसे तो बहुत जन अंगीकार करते इंगनी मरण प्रायोपगमन, लेकिन स्थूल रूप से भले लगता हो, सूक्ष्म रूप से ऐसा नहीं है। तो हम थोड़ी बारीकाई से विचार करें। संधि लगाया दोनों स्टेटमेंट्स की। जो ना दूसरों के माध्यम से उपकार कराए, ना स्वयं के माध्यम से कराए, उस संग में रहेगा काय के लिए? ये मेरा कथन है, वो मोस्ट प्रोबेबल की तरफ से मैं बात कर रहा हूं। संग में रहेगा ही नहीं, फिर वो एकल विहारी होगा। और जो जो एकल विहारी होते हैं, ये सब तद्भव मोक्षगामी जीव होते हैं। ये बात बिल्कुल पक्की है। उनको जिनलिंगी ऐसा मूलाचार में कहा है। 2 प्रकार के जीव बताए, जिनलिंगी जिनकल्पी स्थविरकल्पी। जिनलिंगी तो सभी है, जिनकल्पी स्थविरकल्पी। ये चतुर्थ काल की बात कर रहा हूं। पंचम काल में तो ऐसे 2 भेद भी नहीं है। पंचम काल के सभी स्थविरकल्पी है। इसलिए संग में रहने का आदेश सबको इसलिए है क्योंकि शायद इतना वो संगनन नहीं, पौरुष नहीं कि दूसरों की आवश्यकता ही नहीं पड़े। आप पकड़ रहे? और ये ऐसा जीव है जो दूसरों की छोड़ो, दूसरों की आवश्यकता पड़े नहीं, वही एकल विहारी हो सकता है। लेकिन ये भी बात उसमें गर्भित है आदमी, वो स्वयं की तो करा ही सकता है। लेकिन ये ऐसे जीव है ना दूसरों से कराता ना, स्वयं की भी करने की आवश्यकता समझता है, वो एकल विहारी होगा। और एकल विहारी तद्भव मोक्षगामी ही होते हैं। वज्रषभ नारद संगनन तो उनके होता ही है। विशेष रूप से वे 12 के पाठी भी होते हैं बहुलता से। और फिर तपश्चर्नादि में बहुत पारंगत। अरे गैरों को थोड़ी ना एकल विहारी की परमिशन मिलती है। ये चतुर्थ काल में भी बहुत दिग्गज कोई मुनि सालों से देख रहे हो, कोई आचार्य, उसको परमिट कर सकते हैं माता। बात बाकी वैसे नहीं होता। तो इसलिए अर्चिकाओं को कभी एकल विहारी नहीं हो सकते वे, क्योंकि उनका संगठन उस जाति का नहीं होता है। ये दूसरों से भी कराने की अपेक्षा रखते हैं, रखते ही है, स्वयं करते इतना ही नहीं, दूसरों से भी अपेक्षा है। अब फिर कमंडल का पानी के नाम पर भी भले ही हो, दस्त लग गए तो शेयर कर लिया दूसरों के पानी, कमंडल के पीछे कोई उठा के लेके गया तो दूसरों के पीछे शेयर कराई। ये दूसरों से उपकार कराने की बात है, मात्र हाथ पैर की बात नहीं है वहां पर दबाने की। एक बात ये हुई। क्रमशः 4-5 बिंदु है, थोड़े उत्तरोत्तर देखते हैं। अब प्रश्न एक और उत्पन्न होता है, ये क्या है चक्कर समझ में नहीं आता। द्रव्य निक्षेप के अंतर्गत ये आगम द्रव्य निक्षेप कहां से डाल दिया, ऐसा लगता है। क्या उचित पड़ गया, ऐसा लग रहा है दिमाग को। थोड़ा सा अभी तसल्ली थोड़ी ना आ रही है वैसे।
द्रव्य निक्षेप भाव निक्षेप इतना तो ज्ञान में था हमारे तत्व और सूत्र के माध्यम से, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास। या आगम द्रव्य निक्षेप क्यों डाला इन्होंने? आगम का ज्ञाता ऐसा राजा राजकुमार ऐसा व्यवहार करना, एक कैप्टन साहब कर्नल साहब पंडित जी अब भी कहना, या पहले पंडिताई रही होगी या आगे पंडित बनने वाले होंगे उनको कहना, ये तो द्रव्य निक्षेप पकड़ में आता है तीर्थंकर का। आगम द्रव्य निक्षेप का उचित क्या पड़ा जो उनको लगा बार बार आगम के ज्ञान से युक्त उपयोग से रहित हो, अर्थात अनुपयुक्त हो अथवा उपयोग से सहित हो, मतलब पूरा ज्ञान ज्ञान ही की बात क्यों कर रहे हैं, अथवा ज्ञान से रहित ही हो और भविष्य में कभी होगा, ऐसी पूरी बात किए जा रही है। इससे यह मालूम पड़ता है कि कर्णन योग के ग्रंथों का अध्ययन करना यह बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे वे डालना चाहते हैं, क्योंकि इससे हमारी बुद्धि निर्मल होती है। टोडरमल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही 8वें अध्याय में मोक्ष मार्ग प्रकाशक के, कहा बारंबार उसी प्रमेय को जानने में उत्साह नहीं रहता अध्यात्म में। और कहाँ पर लिखा मालूम है प्रकरण? कर्णन योग के प्रकरण में लिखा। इसलिए उसने कहा खेद होता है, तो कहते खेद होता जानकर भी इसको पढ़, कठिनता होती है, कठिनता में तो गला पकड़ लिया सीधा, व्यापार धंधा करता है शर्म नहीं आती, उससे बहुत सरल है ये बातें। दो बातें थी समस्या उसकी, एक तो मेरे सामने है नहीं मेरा, नहीं तो मैं फिर बता देता आपको। एक तो खेद होता है समस्या उसकी, एक ये है, देखो मिला मुझे बताना, खेद होता है एक ये कहना है उसका, और दूसरा ये कहना है कि दोष कल्पना का निराकरण में होगा, कर्णन योग के दोष कल्पना का निराकरण उस प्रकरण में आएगा। ये लगभग 280 के 5 पेज यहाँ वहां होना चाहिए। तो बराबर टोडरमल जी कह रहे हैं कि खेद होता जानकर भी इसका अध्ययन कर, क्योंकि बारंबार अध्यात्म के विषय को जानने में भी फिर उत्साह नहीं रहता कहते। और सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका केवल कर्णन योग के ग्रंथों में लगाने के लिए ही है जीव को। वहां पर लिखा द्रव्य योग का अध्ययन करो, उसको क्या गाली दी मालूम? ए सूक्ष्माभास, क्या बोले है ऐसे? तुम पढ़ रहे थे ना थोड़े दिन पहले, आप ही पढ़ रहे थे ना? पढ़ रहे थे क्या आप ही? वो पीठिका समझ छत से वहां पर द्रव्य, कोई ये कह रहे 6 द्रव्य 7 तक तो करो, प्रमाण नहीं करो, ये क्या है कर्णन योग? रे सूक्ष्माभास, ऐसा बोला उसको। तो कोई कह रहे अरे क्रिया पालो, ये पालो, ये क्या कर्णन योग? ये स्थूल बुद्धि नहीं। ये मैं हमेशा कहता हूँ टोडरमल जी को पढ़ो ना आप अच्छे से। अब क्यों रोते हो कि बहुत होता तो बहुत अच्छा होता, जितना है उतना ही नहीं पढ़ रहे। स्थूल बुद्धि कहा चरणन योग के पक्षपाती को, द्रव्यान योग के पक्षपाती को सूक्ष्माभास कहा, और प्रथमान योग को कहा वो सब शिथिलता लिए हुए है वहां का प्रकरण। तो कर्णन योग मैदान में आ यहाँ पर, और खूब बार बार कर्णन योग की खूब प्रेरणा करी उन्होंने। तो मिल रहा है वो प्रकरण, लाइए। इनको मिला है सहज में ही, कितना है? वो दोष कल्पना का ही निराकरण का प्रकरण है क्या? ठीक है, देखो दोष कल्पना का निराकरण कर्णन योग 291 में है। देखो तथा कितने ही कहते हैं कर्णन योग में। ये क्यों चर्चा कर रहा हूं मैं बेटा मुक्ति? नहीं वो तो ठीक है, ये क्यों आ गए बीच में प्रकरण? आगम द्रव्य निक्षेप कहां चला है ये नया चक्कर? हालांकि सभी अनुयोग में मिलेगा आपको, ये तत्व और सूत्र में भी है, उस दिन कहा चरणन योग में भी है, सब में तो है। वे बार बार अध्ययन की प्रेरणा दे रहे हैं, जो अनुयोग चल रहा है उसका अध्ययन की प्रेरणा करेंगे ही वे। तो कितने ही कहते हैं कर्णन योग में कठिनता बहुत है, इसलिए उसके अभ्यास से खेद होता है। उससे कहते हैं यदि वस्तु शीघ्र जानने में आए तो वहां उपयोग उलझता नहीं है, तथा जानी हुई वस्तु को बारंबार जानने का उत्साह नहीं होता, तब पाप कार्य में उपयोग लग जाता है। इसलिए अपनी बुद्धि अनुसार कठिनता से भी उसका अभ्यास होता जाने, उसका अभ्यास करना, तथा जिसका अभ्यास हो ही ना सके उसका कैसे करे। तथा तू कहता है खेद होता है, परंतु प्रमादी रहने में तो धर्म है नहीं, प्रमाद से सुखी रहे वह तो पाप ही होता है, इसलिए धर्म के अर्थ उद्यम करना ही योग्य। पढ़ लेना पूरा प्रकरण। तो ये मैंने एक बात इस पर भी प्रकाश थोड़ा सा डाला कि आगम पर क्यों घटित करना चाहते हैं, अध्ययन करो कि प्रेरणा आचार्य देव देना चाहते हैं। अब और आगे कल और एक बात सहज आई थी
किसी के प्रश्न से आई। हाँ, आदित्य जी ने बीच में एक प्रश्न पूछा था, अब उनको रुक कहा था मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो सीधा वो एक बात ऐसा लगा कि तद व्यतिरिक्त की जो चर्चा कर रहे हैं, एक आगम द्रव्य निक्षेप है, एक नो आगम द्रव्य निक्षेप है। आगम द्रव्य निक्षेप का तो कुछ नहीं बोला, इतना ही बोला है कि वह आत्मा जो अनुपयुक्त है, जानकर पूरी है लेकिन अभी अनुपयुक्त है, बस वो आत्मा सामने खड़ी है, वो है आगम द्रव्य निक्षेप। नो आगम द्रव्य निक्षेप के 3 भेद किए थे, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। ज्ञायक शरीर में कुछ नहीं लिया है, 3 काल के शरीर ले लिए। भावी में भविष्य काल का जीव, अभी ज्ञान से रहित है, भविष्य काल का जीव तो सामने खड़ा है कायदे से, लेकिन वही जीव भविष्य में वो ज्ञान अर्जन करेगा, अभी कुछ ज्ञान नहीं है उसको, उपयोग की तो बात नहीं। तो उस समय का शरीर और उस समय का जीव, उस पर निक्षेप का आरोप किया भावी में। और तद व्यतिरिक्त में कह रहे इनसे पृथक सामग्री जो है, किनसे पृथक सामग्री? ज्ञायक शरीर और भावी से। ज्ञायक शरीर मतलब तीनों काल के शरीर, वर्तमान ज्ञाता, और भावी में भविष्य का ज्ञाता और उसी का शरीर। और तद व्यतिरिक्त के 2 भेद किए, कर्म और नो कर्म। तो देखो फिर तद व्यतिरिक्त में एक प्रश्न खड़ा होता है, ये तद व्यतिरिक्त लगेगा किस में आखिर? आप समझ रहे? तद व्यतिरिक्त किस में लगाना? मतलब कि हमने ये कहा कि कर्मण वर्गणा जो कर्म रूप हो रही है वो कर्म तद व्यतिरिक्त, और जो उदय और बंध में निमित्त हो नो कर्म, वह नो कर्म तद व्यतिरिक्त, नो आगम द्रव्य निक्षेप। तो लगाना कौन से जीव में? लेकिन ये तो प्रश्न उभर कर ही खड़ा रहा ना। तो ऐसा लगता है जो ज्ञायक शरीर वाला जीव है उसी में ये लागू होगा। क्यों? ज्ञायक शरीर में कितना भर बोले थे, वे शरीर तक पहुंचे थे, बाहर कर्म की तो बात ही नहीं की थी उन्होंने, और नो कर्म की भी बात नहीं की थी। तो शरीर की बात की थी तो, और बहिरंग के नो कर्म, हालांकि शरीर भी एक नो कर्म है, वो बात नहीं है अभी। बाहर के नो कर्म एक, और दूसरा नो कर्म और एक विवक्षा मिलेगी आज एक, और एक कर्मण वर्गण जो कर्म रूप हो रही है उसको कर्म तद व्यतिरिक्त। तो किसमें घटित करना, ये मैं सोच रहा था। आप समझ रहे हैं मेरे प्रश्न को? कितने जन पकड़ रहे हैं? तद व्यतिरिक्त लगाना किसमें? कर्म और नो कर्म ये तो अपन बोलते जा रहे हैं, लेकिन कौन से जीव की बात देना वो लगाना किसमें? तो मुझे लग रहा है बराबर ये ज्ञायक शरीर वाला जो मैटर है, नहीं, ये आगम द्रव्य निक्षेप वाला है। आगम द्रव्य निक्षेप जो अभी जानकार है। ज्ञायक शरीर में तो क्या लगेगा, ये सामने खड़ा है और अभी जानकार है, उपयोग से रहित है, उसमें लग सकता है तद व्यतिरिक्त, क्योंकि भेद तो इसी के अंतर्गत बोला उन्होंने। नहीं, ये नो आगम का भेद बता रहे ना, लेकिन लगेगा उसी जीव में। नो आगम तो इसलिए बोल रहे कि वो बाहर का सराउंडिंग पड़ गया ना उसका। आप सब समझ रहे? ज्ञायक शरीर को भी ऐसा ही तो बोला कि उसका शरीर, तो तद व्यतिरिक्त में बोलेंगे उसकी कर्मण वर्गना, उसके बीवी बच्चे, तो वो आगम द्रव्य निक्षेप का ही परिकर के रूप में वो तद व्यतिरिक्त को हम लेंगे। आप सब समझ रहे हैं? हालांकि भाव निक्षेप में भी ये घटित हो सकता है, जो अभी उपयोगवान है उसी के कर्म भी ले लो आप और उसी का नो कर्म भी ले लो, लेकिन उसका विभाजन वहां पर वर्गीकरण नहीं किया है, इसलिए हम उसमें नहीं डालेंगे, इसी में डालेंगे। और वो आगम द्रव्य निक्षेप वाले जीव में तद व्यतिरिक्त घटित होगा फिर। ठीक है? अन्य क्या चारा पड़ रहा है फिर कुछ? और आगम का तो नो आगम होगा ही, उसमें क्या आपत्ति है? आगम मतलब आत्मा है, उसके सहयोग परिकर तो होंगे ही, तो उसी सहयोग परिकर को तो नो आगम कहते हैं। तो ये मुझे ख्याल में आई ये बात। कितने जन पकड़ रहे हैं मुझे क्या कहना है? बहुत अच्छा, चलो ठीक है। अब पकड़ नहीं रहे मेरी बात को, अब बराबर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, मतलब रोज आपकी यही लग रही ना अभी। तो क्या बाधा आ रही है आपको समझने में, मुझे बताओ। मैं बता रहा हूं अभी भी, मैं चाहता हूं सभी जन समझे इस बात को, और बहुत बड़ी गुत्थी है।
और मैं आपके सामने गुत्थी भी रखूंगा और उसको मैं क्या सोचता हूँ ये भी बताऊंगा। मैंने कभी किसी से सुना नहीं है प्रकरण, कितने जनों ने तालमेल करके कितना देखा होगा, किस विद्वान ने, मैं नहीं जानता, मैं किसी पर आक्षेप नहीं करता, लेकिन वाकई में इस प्रकरण पर तो चर्चा होने का कभी सवाल ही नहीं है। लेकिन अकेले भी इतना चुस्त अध्ययन कोई करेगा, यह बहुत दूर की बात है। इसलिए मैं आप सबके सामने रखूंगा। आज मैं काफी लाया भी हूँ, मैं फिर से रिपीट करूँ पहले, क्योंकि फिर गढ़ में प्रवेश करेंगे जो बहुत बड़ी गुत्थी है। मैं तो ये कह रहा हूँ, देखो आगम द्रव्य निक्षेप समझे आप। आगम मतलब जीव लेना। वो जीव सामने खड़ा है, ज्ञाता है, कर्म शास्त्रों का कर्म की चर्चा है, लेकिन अनुपयुक्त है, उपयोग से रहित है आदि, तो उसको आगम द्रव्य जीव कहा, आगम द्रव्य कर्म कहा उसको। आगम द्रव्य कर्म मतलब कर्म संबंधी आगम द्रव्य निक्षेप। ओके, एक पार्ट हुआ। फिर 9 आगम में सराउंडिंग लेना है आपको। तो ज्ञायक शरीर, भावी, तद व्यतिरिक्त, 3 भेद के। तो ज्ञायक शरीर में क्या था मूल में कि ज्ञायक शरीर तो तीनों काल के ले लिया उन्होंने, भूत, वर्तमान और भविष्य। जीव सामने खड़ा है तो उसको भूतकाल का शरीर लिया, वर्तमान का शरीर लिया, आगे का शरीर लिया। फिर भूतकाल का शरीर कैसे कैसे आभाव हुआ, त्यक्त किया तो कैसे कैसे भक्त प्रतिज्ञा से किया, कि इंगणी मरण से किया, कि प्रागमन से किया। फिर च्युत और चावित ये अलग ले लिया उन्होंने, कदली घात रहित सहित आदि वाला, वो छूटे वाले शरीर के बाद, ज्ञायक शरीर के बाद। भावी में क्या कह रहे हुए, भावी में जीव तो सामने खड़ा है लेकिन भविष्य में जानकारी करेगा। तो उस समय का शरीर, भविष्य काल का जीव तथा उसका शरीर, दोनों ये भावी 9 आगम द्रव्य निक्षेप। ओके, क्या बोलो? अरे भावी ज्ञायक शरीर उसको कहते हैं भैया कि जीव तो सामने खड़ा है, जो ज्ञानी है वो सामने खड़ा है। जैसे तुम मेरे सामने खड़े हो ज्ञानी, वैसे कोई ज्ञानी खड़ा है सामने, और लेकिन शरीर भविष्य में जो धारण करेगा वो भावी ज्ञायक शरीर। अभी यहां पर ऐसा नहीं लेना। भावी 9 आगम द्रव्य, अभी आपका हाथ ऊपर वालों में थे क्या, आप नीचे वालों में थे। और भावी 9 आगम द्रव्य निक्षेप में जीव सामने खड़ा है, जीरो, कोई ज्ञानवान नहीं है उसको। भविष्य में ज्ञाता होगा तो भविष्यकालीन जीव और तत्कालीन शरीर, ये दोनों पर आरोपण होगा, उसको कहेंगे भावी 9 आगम द्रव्य निक्षेप। और ऐसा लोक में भी उपचार चलता रहता है। और हालांकि बाहर से ये थोड़ी ना पहचान पाएंगे कि ये उपयोग से रहित है अभी कि जानकारी से रहित है, ऐसे तो बोल नहीं पाएंगे। लेकिन कोई हमको ज्ञान कराए, ज्योतिषज्ञ आदि, कि ये भविष्य में ऐसे होंगे। ज्योतिषज्ञ ही क्यों, अपने सर्वज्ञ सबसे बड़े ज्योतिषज्ञ हैं, उन्हीं की दिव्य ध्वनि में आए ये बनेगा आगे का, तो ज्योतिषज्ञ ही हो गई। ज्योतिष की काय के लिए आवश्यकता है? ज्योतिषज्ञ तो नैमित्तिक ज्ञान है, ज्योतिष के माध्यम से ज्ञान करना। ये सर्वज्ञ तो निरपेक्ष ज्ञान है। अभी भावी होगा। तद व्यतिरिक्त क्या कहता है, तो भावी में दोनों लेना, जीव भी और शरीर भी, लेकिन दोनों भविष्य काल संबंधी। ज्ञायक शरीर में तीनों काल के शरीर ही लेना बस। आगम द्रव्य निक्षेप में जीव ही लेना बस, वर्तमान काल का जानकारी से युक्त। भावी में भविष्य काल का, ऐसा ये स्पेशल चार्ट भी बन सकते हैं। भावी में भविष्य काल का जीव है और वर्तमान का तो ज्ञान से रहित है। और तद व्यतिरिक्त में क्या ले रहे हैं, देखो तद व्यतिरिक्त में ये कह रहे हैं इसके अतिरिक्त। तद मतलब होता है उस, तद व्यतिरिक्त उसके अतिरिक्त। अब इसके अतिरिक्त क्या रहा, कह रहे शरीर को भी हटाओ और आत्मा को भी हटाओ, तो अभी क्या रहेगा, कह रहे अभी कह रहे वो कार्बन वर्गना जो द्रव्य कर्म रूप हो रही है वो भी बाहर की सामग्री में जोड़ दो। और वो जो उसको बाहर के उसके जो कर्म का उदय और बंध में जो बाहिरंग संयोग कारणभूत है, तो संयोग को भी ले लो। 9 कर्म तद व्यतिरिक्त के रूप में उनको ले लिया। हमने कल यहाँ पर बोला था, जैसे ज्ञानवरण में घटित करके दिखाया था आपको, तो मैंने कहा था जो कार्बन वर्गना कर्म रूप हो रही है वह कर्म तद व्यतिरिक्त। और मैंने कहा था जैसे पर्दा अड़ा आ गया, उसके निमित्त से ज्ञान नहीं हो रहा है, क्योंकि ज्ञान के उदय में बहिरंग निमित्त ये है, पकड़ रहे ना आप? या ज्ञान के ज्ञानावरण के बंध में बहिरंग निमित्त जो होगा तो उसको कहेंगे 9 कर्म तद व्यतिरिक्त 9 आगम द्रव्य निक्षेप। पकड़ रहे? मैंने और एक बात कही थी कल, मैंने ये कहा था
ये चारित्र में घटित करो, कर्म तद व्यतिरिक्त और नो कर्म तद व्यतिरिक्त। मैंने कहा कैसे घटित होगा ये, ऐसे मैंने बोला था, याद आ रहा है? और मैंने क्या बोला था, मूल आचार्य की मूल लाइन मैंने पढ़ के दिखाई थी, इसमें तद व्यतिरिक्त घटित नहीं होगा। मैंने हेतु क्या दिया उसका देते समय, मैंने कहा कि उसको रॉ मटेरियल ही कुछ नहीं है तो चारित्र का, तो फिर उसका क्या कहेंगे उसको, तो कर्म में ही ये घटित होगा, ऐसा मैं बोल रहा था। अब बहुत बड़ी उलझन को अपन पार करेंगे, लेकिन पहले इतना तो आपको फीडबैक चाहिए, नहीं तो आगे क्या बढ़ेंगे। कितने जन इतने ये बात को समझ रहे हैं? ठीक है, ठीक है, पकड़ रहे हैं। देखो तो अब मैं उसकी तरफ आऊंगा। और एक बात विचारणीय, तो फिर मैं इसकी तरफ आऊंगा कि देखो इन्होंने ज्ञायक शरीर भावी और तद व्यतिरिक्त लिया, इन्होंने ज्ञायक शरीर भूत क्यों नहीं लिया फिर? पकड़ रहे आप? ज्ञायक शरीर में तो तीनों डाल दे, वर्तमान, भूत और भावी, लेकिन स्पेशल जो 9 अगम के 3 वर्गीकरण है, ज्ञायक शरीर भावी और तद व्यतिरिक्त, वहां पर भूत भी डाल देते। कितने जन बात को फॉलो कर रहे हैं? ये क्यों डाला, क्यों डाला? आज बहुत सोचता रहा मैं, ऐसे भूत भी आता, जैसे ज्ञायक शरीर में भूत डाला वैसे इसमें भी भूत और एक लिख देते, तो वहां पर परिभाषा इतनी सी बनती कि अभी जीव सामने खड़ा है वो टोटली जानकारी से जीरो है, लेकिन भविष्य जानकारी से, भूत में जो जानकारी से युक्त था, तो भूतकाल का शरीर और उसका वो जीव उस समय का, तो उसको अपन भूत नौगम द्रव्य निक्षेप बोल देते। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? मुझे कोई आपत्ति नहीं दिखी इसमें, ऐसा होने में। बहुत विचार किया। अभी यदि अपने आचार्यों की पटरी से आप विचार करना चाहे थोड़ा, क्योंकि अपने पास अन्य आगम नहीं है और फिर डर है अपने कोई यहाँ वहाँ गाड़ी यहाँ वहाँ नहीं चली जाए, तो फिर इसमें यह ख्याल में आता है क्योंकि भूत लेस इंपॉर्टेंट होता है और भूत के बल पर महिमा आंकने वाले बहुत कम लोग रहते हैं, और भविष्य के बल पर अभी महिमा आंकने वाले बहुत मिलेंगे। अब पकड़े, जैसे ये प्रत्यक्ष होता है ऐसे कि जो कल तक का कलेक्टर था, पीएम था, उस कलेक्टर को आज जब ऑफिस में आएगा और फिर उसको यदि डिबार किया हो, डिबार समझते हो, उसको हटा दिया हो पोस्ट से फ्रॉड वॉड के केस में, तब तो फिर मैं बात ही नहीं करना चाहता कुछ। और वैसे ही यदि बाइज्जत भी बाहर निकला हो और दूसरे दिन भी बैंक में आए, अपेक्षा नहीं रख सकता, उसका काम सरल सहजता से होगा। आप समझ रहे मेरी बात को? चपरासी को खिलाने के साथ उसको प्रारंभ करना पड़ेगा, और जरूरी नहीं लाइन में उसको कोई घुसने भी देगा कि नहीं देगा। ओके, आगे बढ़ो। और विदेश में तो ये सवाल ही खड़ा नहीं होता, विदेश में ऐसे घुसाघुसी नहीं होती कभी बीच में। यहां पर तो 10-5 रुपए, लेकिन उसको भी करना पड़ेगा अभी, उसको कोई नहीं बख्शेगा अभी। लेकिन जो भविष्य में होने वाला है, किसी को पता भर चले तो कितने अदब से पेश आएंगे भाई, भविष्य में पूरा इन्हीं के हाथ में होगा अपना। समझ रहे? देखो, जो हमारा मालिक है, हम किसी कहीं जॉब कर रहे हैं, तो जो मालिक है उनके पिता से जो एकदम एक्सपायरी डेट वाले हैं, और उनके लड़के भी है, दोनों हैं। हम किसकी चापलूसी तो करना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, लेकिन करने वाले भी चापलूसी किसकी करते हैं? फिर वही कल के दिन तो इसी के हाथ में रह जाएगा। तो मुझे लगा कि भावी को इसीलिए लिया उन्होंने कि भावी पर थोड़ा उसको लेकर लोक में भी चलता रहता है थोड़ा सा उपचार, भूत को लेकर कम अवसर दिखता है थोड़ा, कि भूत में कभी ऐसा हुआ तो अभी कौन उपचार करता उसका। हालांकि वो भूत गया, एक शरीर का तो हो गया वो मैटर, लेकिन भूत में ज्ञाता थे और अभी कुछ नहीं है, तो अभी उसमें मुश्किल है कोई रिस्पेक्ट करे। लेकिन भविष्य में ज्ञाता होंगे, खास तौर पर ज्ञातापनी की बात करें, समाज की कोई व्यवस्था की बात नहीं करो अभी कि वो उसने बिगाड़ किया था तो उसको निंदा होगी। पहले ज्ञाता थे, अभी जीरो हो गए, कुछ नहीं होगा उनके साथ उपचार। लेकिन आज जीरो है, कल होंगे विद्वान, तो उनको कोई स्नेह भरी दृष्टि से देख सकता है, महिमा भरी दृष्टि से देख सकता है। ये होंगे आगे के, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये भी एक नया बिंदु मेरे ख्याल में आया, मैं बहुत सोचता रहा इस पर। आप भी कुछ ज्ञान में आता है, आप भी रखते जाइए। अब मैं जो मैंने कहा था वो कुछ आपके सामने रखूंगा।
कर्म तद्व्यतिरिक्त और नो कर्म तद्व्यतिरिक्त कल यहां से मैंने बोला। और मूलाचार का भी एक लाइन में फिर से पढ़ के दिखा दो आपको। देखिए अगेन मूलाचार में ये कह रहे हैं कि यहां पर तद्व्यतिरिक्त नाम का जो नो आगम द्रव्य का तीसरा भेद है यह असंभव है, क्योंकि वह कर्म और नो कर्म रूप है तथा इन कर्म और नो कर्म में संयतपने के कारणत्व का अभाव है। स्पष्ट है ना बात? मैंने इजी में बोल दिया था रॉ मटेरियल। स्पष्ट मूलाचार की टीका कोई भी पढ़ लेना। तो इसके बल पर मैं कल बोला, उसका कैसे हो सकता? अभी तत्वर सूत्र की टीका थोड़ी सी मैं पढ़ता हूं। फिर आप क्या अपेक्षा करते तत्वर सूत्र की टीका में? वैसे अक्षत क्या अपेक्षा करते आप? पहले तो किस में घटित करना है यहां पर? वेरी नाइस, सम्यक्त्व। क्या अपेक्षा करते हैं आप? वैसे मैंने बोला था कल अनुमान के बल पर, मैंने कल यह बोला था सम्यक्त्व में भी चारित्रवत ही होगा, उसमें भी कैसे तद्व्यतिरिक्त घटित होगा? आज मैंने सहजे सोचा कि उसको देखे तो जरा, क्योंकि मुझे और भी थोड़ी कठिनाई मालूम पड़ी। मैंने पहले भी कहा था, मैंने कई दफे ये प्रकरण पहले पढ़ा था और कितनी बार अलग किया था इसको। मैंने सोचा आज फिर इसको ले ले। तत्वर सूत्र की टीका में देखो क्या कहते हैं, पेज नंबर 90 पर है ये प्रकरण। देखो 91 पर तद्व्यतिरिक्त में क्या बोल रही है? पूर्वोक्त तो दोनों से पृथक सामग्री तद्व्यतिरिक्त है, उसके दो भेद है, कर्म तद्व्यतिरिक्त, नो कर्म तद्व्यतिरिक्त। ज्ञानावरण आदि की कारणभूत सामग्री पर कर्म का निक्षेप करना कर्म तद्व्यतिरिक्त, नो आगम द्रव्य निक्षेप है। घटित किया उन्होंने सम्यक दर्शन में। मतलब जो देखो बड़ी आपत्ति लग रही है, एक तरफ मना कर रहे हैं, एक तरफ ले रहे हैं। अच्छा, कर्म की बस इतना रटना होता तो कोई आपत्ति नहीं इतना रटाने में आपको। ये मूल आचार और तत्वर सूत्र दोनों सामने रखे हैं, अब क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। देखो ये कह रहे हैं, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान यहां पर दे, क्योंकि मैं आपको किसी विद्वान से कम नहीं समझता हूं। मैं तो बल्कि हर जगह ये बोलता हूं, जब भी मुझे कोई पूछता है कैसा चल रहा है आपका, तो मैं मक्खनबाजी की तो बात ही नहीं है। इतना आनंद ना मुझे आज तक आया भी था। मैं वहां पर तो बंद कमरे में पढ़ता था बस कन्यादाना में 8 साल, मुश्किल 6-6 महीने तो मैं तो कमरे से भी बाहर नहीं निकलता था। मैं सच्ची बात कह रहा हूं आपको कि जनवरी में ऑफ हो जाता था मेरा, क्लासेस वासेस बंद बच्चों के। जबकि मैं पहले 2 साल बहुत कहा, मैंने कहा आखिर तक क्लास चले, अंतिम दिन तक, तो नहीं हो सका वो। तो फिर जनवरी से लेकर नेक्स्ट सेशन चालू होगा जुलाई तक, नो पीरियड्स मेरे ऑफ। स्कूल में तो ऐसा था, ये था, अब सब समझो मेरे राज चलता था। मतलब मैं जो कहूँ वो तो होता ही था सब। अब मुझे 6-6 महीने पढ़ने, मैं अपना अपना पढ़ता रहता था सब। आज ये थोड़ा सा मौका है कि मैं, इसलिए मैंने अभी भी कहा, मैंने जो 8 साल पढ़ा वहाँ पर आउटपुट का कोई सोर्स नहीं निकला, तो यहाँ पर बना सोर्स। तो मैं तो ये सोचता हूँ, देखो इसको कहेंगे आप नो कर्म तद्व्यतिरिक्त हो, आपके निमित्त से ये हो गया, उदय हुआ। अब बंद में भी लगा सकते हैं ऐसे, वो तो हालांकि कर्म में ही लागू होगा। तो मैं हर जगह कहता हूँ, यहाँ का एक एक मंगलार्थी एक एक विद्वान के बराबर है। और ये भी उपचार का कथन है सच पूछो तो, क्योंकि विद्वान क्या ढंग का है मैं सब जानता हूँ, और किसी को रुचि भी नहीं है 4 अनुयोग को जानने की। एक अनुयोग में भी एक पर्टिकुलर बस पर्टिकुलर दायरा है, उसके अगल बगल में भी नहीं कुछ, समझ रहे? तो मुझे बहुत हर्ष है। और इन बिंदुओं पर अपन नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, कब सोचेगा? मैं इसलिए कहता हूं द्रव्यनियोग के नाम पर भी तत्वर सूत्र तो कम से कम चलाना चाहिए आद्योपांत किसी को। और मेरे तो तमन्ना थी मेरे इस साल तत्वर सूत्र भी हो गया, हालांकि वहां पर नहीं आया वो विषय आगम आदि का। अब यहाँ पर वो आ गया गौमट सार में, वहां पर गौण करके चला, मैं आपको नहीं लिया मैंने इतने डिटेल में। अभी क्या कह रहा हूं मैं समझे थोड़ा सा। अभी सम्यक्त्व की बात आई थी, तो सम्यक दर्शन में कर्म तद्व्यतिरिक्त नो कर्म तद्व्यतिरिक्त कैसे घटित होगा? तो कहते जैसे संयम में अभी बोले ये कि उसमें घटित ही नहीं होगा, संयम में बोले तो सम्यक्त्व में कहां से घटित होगा? लेकिन तत्वर सूत्रकार बराबर कह रहे घटित कर रहे थे इसको। और कैसे घटित कर रहे हैं? कोई सम्यक दृष्टि जीव है। अब ऐसा तो कुछ ही नहीं बोल रहे यहाँ पर,
वो तो इतना ही बोल रहे हैं कि ज्ञानावरण कर्म के कारणभूत जो सामग्री है, मतलब कर्मण वर्ग ना, वो कर्म तद व्यतिरिक्त। अरे इतना परिभाषा देने से काम थोड़ी चलेगा। तो सम्यक दृष्टि, फिर अपन लगाओ इमेजिनेशन कि सम्यक दृष्टि पर ही घटित कर रहे होंगे, और किस पर घटित करेंगे? जैसे अभी अभी अपने आगम द्रव्य निक्षेप पर घटित किया, वैसे सम्यक दृष्टि पर घटित कर रहे होंगे, अथवा सम्यक दर्शन संबंधी शास्त्र पढ़ने वालों पर घटित कर रहे होंगे। आगम द्रव्य निक्षेप के रूप में भी लेते होंगे, तो आगम का ज्ञाता है वो, ऐसा उपयोग से वो रहित हो और ज्ञात जानकर हो, तो उसमें जो ज्ञानावरण आदि के कारणभूत जो कर्मण वर्गणाएं आ रही है, तो उसमें कर्म तद व्यतिरिक्त घटित कर रहे हैं, मान के चलो। और नो कर्म में क्या बोल रहे मालूम है? नो कर्म में ये बोल रहे हैं कि जो दो ऑप्शंस खोल रही है, नया नया रास्ता है ये। कह रहे एक तो जो सम्यक दृष्टि का जो शरीर है, उस शरीर में जो आहार वर्गणा आ रही है, तो ज्ञायक शरीर में तो शरीर लिया था, कह रहे अभी नो कर्म तद व्यतिरिक्त में वो रॉ मटेरियल शरीर का, तो वो ले लो नो कर्म तद व्यतिरिक्त में, ऐसा बोल रही है। अथवा जिसके निमित्त से सम्यक तो हुआ उसको ले लो, फिर कह रहे जो जो बाहर खड़ा दिखा क्या चिन्ह, तो उसको नो कर्म तद व्यतिरिक्त ले लो बोल रहे। पकड़ रहे आप बात को? तो फिर मेरा एक सीधा एक प्रश्न ये होगा, अभी तक की बात को कौन पकड़ रहा? ठीक है, सक्षम, क्या बात है, हाथ ऊपर क्यों नहीं है? ऐसा ऐसा कर रहे हो बराबर, क्या है? हाँ, ध्यान नहीं था, लेकिन फिर हा हा कैसे कर दिया तुमने? और हाथ तो ऊपर नहीं था, इसलिए मैंने तुमको पकड़ा, हाथ के ऊपर नहीं कर रहे। नॉडिंग वॉज नॉट। कितने जन समझ रहे बात को? अच्छे से हाथ ऊपर करो, मुझे समझने दो। नहीं समझ रहे? क्या कठिन लग रहा है, तुम बोलो। ये लास्ट पॉइंट जो आपने ये बताया ना, नौकर अभी सम्यक तो में देखो, अभी मैं हाथ ऊपर उठाऊंगा, ये पढ़ू पहले, जो मैं बोला हूं वही यहां पर पढ़ के दिखाता हूं। मैं तो पढ़ के ही आता हूं 10 दफे कम से कम, इसलिए मैं नीचे नहीं देखता हूं। आपको लगता है ये आपने अपनी बोलते, आपने नहीं बोल रहा हूं मैं। देखो, ज्ञानावरण आदि की कारणभूत सामग्री पर कर्म का निक्षेप करना कर्म तद व्यतिरिक्त आगम द्रव्य निक्षेप है, तथा सम्यक दर्शन आदि के उत्पन्न होने संबंधी बाह्य कारण या शरीर रूप परिणमित आहार आदि पुद्गल द्रव्य के स्कंद नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप है। गायब हो गई ना बात, मतलब किसके गायब हो गई बात? आदिश बोलो। मूलाचार की तो बात ही उड़ा दी ना। फिर मूलाचार के टीकाकार क्या बोल रहे थे अभी अभी? चरित्र में तद व्यतिरिक्त घटित नहीं होगा। अभी फिर तत्वर सूत्र के हिसाब से फिर मूलाचार में घटित करने जाओगे तो कैसे घटित होगा, कोई बताओ मुझे। तत्वर सूत्र के हिसाब से यदि मूलाचार वालों के में इसमें घटित करने जाओगे तो चारित्र में भी, संयत में भी कर्म तद व्यतिरिक्त नो कर्म तद व्यतिरिक्त घटित करना पड़ेगा। और कर्म तद व्यतिरिक्त, बेटा कुछ समझ रही हो? आपका हाथ ऊपर था क्या एक आध बार? अच्छा, कर्म तद व्यतिरिक्त में फिर ये लेना पड़ेगा कि जो संयत है उसको ज्ञानावरण आदि तो बंद ही रहे, 10 गुण स्थान तक तो बंधेगा ही उसको, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय मोहनीय भले ही नहीं बंधे। तो जहां पर जो संभव हो, तो जो मुनि को उस समय में जो कर्म बंध रहे हैं तो उसकी जो रॉ मटेरियल वो कर्म तद व्यतिरिक्त तो उसको भी लेना। तो नो कर्म तद व्यतिरिक्त किसको लेंगे फिर? तो उसका जो शरीर है वो जो आहारक शरीर भी हो सकता है, लेकिन वो होगा तो आहारक ही शरीर, आहार वर्गना ही होगा वो। फिर औदरिक शरीर हो या आहारक शरीर होगा तो वो औदरिक ही शरीर, सॉरी आहारक ही वर्गना होगी, आहार वर्गना। अथवा फिर सम्यक्तों में तो निमित्त बोल रहे हैं, वैसे संयम में कोई बहिरंग निमित्त तो होता नहीं है। मैं आपको और एक बात बताऊं, सम्यक्तों में तो निमित्त का तो मिलता है। दीक्षा का, मुनि अपने का कहीं निमित्त मिलेगा पढ़ने के लिए ऐसा कि देखो फिर धर्मोपदेश श्रवण तो बात ही नहीं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, दीक्षा के लिए शिक्षा नहीं होती, सम्यक्तों के लिए शिक्षा होती है। वो क्लास पढ़ाई 6 द्रव्य होते हैं, बोलो मैं जीव हूं, ये चलेगा सम्यक्तों के पहले। और दीक्षा के पहले इसलिए भी समझ लेना, दीक्षा गुरु की अपेक्षा शिक्षा गुरु पर अनंत गुना ज्यादा उपकार होना चाहिए। क्योंकि
शिक्षा गुरु आपको घंटों एक एक चीज पढ़ाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा उसका मुखड़ा देखा और तुमको सम्यक तो हो गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन 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 मुनि को तो ऐसा हो सकता है, गए केवल परमिशन ग्रांट करने के लिए, प्लीज सर्टिफाई, मुझे मुनि दीक्षा अंगीकार करनी है, ली, क्लास वास पढ़ने की बात नहीं, और हो गए केवल ज्ञान, कुछ भी हो सकता है उसका। खैर उससे कोई शिक्षा की आवश्यकता नहीं है दीक्षा के लिए वहां पर, आप समझ रहे सब। लेकिन सम्यक्त्व के लिए, इसलिए देशना लब्धि सम्यक्त्व के लिए कही, उसके लिए कोई अलग से लब्धियां कही क्या मुनि होने के लिए? कुछ नहीं है। ठीक है, मैं तो क्यों कह रहा हूं इतना सारा? संयम के लिए बहिरंग निमित्त तो वैसे क्या लगाएंगे, लेकिन अब नो कर्म तद व्यतिरिक्त जब लगाना ही होगा, या तो शरीर के परमाणु लगाएंगे रॉ मटेरियल उसका, अथवा निमित्त में फिर जो जो जिसको निमित्त हुआ होगा, जैसे नीलांजना का नृत्य। ठीक है, लोग बहुत हिचकिचाते हैं डांस कहने में। यहाँ पर तो भक्ति के लिए आप नृत्य बोल देते, वहां पर भी नृत्य बोलने लग गए। क्या क्या हो गया? उपदेश भी कहा जा सकता है कदाचित, कोई खास बात नहीं है इसमें, कदाचित वो भी हो सकता है। मुनिपना होने के लिए उपदेश भी कहा जा सकता है, कहा जा सकता है, कोई खास बात नहीं उसमें, बहुलता से नहीं, लेकिन उसको नहीं हुआ ऐसे तो नहीं कह सकते। जैसे रामचंद्र जी को आकर उपदेश दिया कृतांत वक्र की जीव में, क्या कर रहे तुम? और ज्ञानी होकर सब ऐसा, ये क्या कर रहे ये सब? अभी होगा क्या कुछ? विरक्त होकर मुनि बन गए थे फिर बाद में, तो ऐसा हो सकता है। तो नो कर्म बनेगा फिर चारित्र का। और यदि तत्व और सूत्र वालों को मूलाचार वालों के हिसाब से घटित करना हो तो ये कहना पड़ेगा इसमें तद व्यतिरिक्त घटित नहीं होगा फिर, क्योंकि कर्म संबंधी लगा रहे थे। ठीक है, अभी कितने जन बात को समझ रहे हैं? ईमानदारी से ही पूछ रहा हूं, वैसे किसी को कुछ बात नहीं है इसमें। ठीक है, चिन्मय तुम समझ रहे क्या? कसम से? हाँ हाँ राइट, हाँ 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 नहीं, हाँ समझ रहा हूं मैं, लेकिन उसमें क्या दिक्कत आएगी? जैसे कर्म संबंधी अपने को तद व्यतिरिक्त घटित करना है, कर्म का प्रकरण अपना चल रहा है, तो तद व्यतिरिक्त उसमें कर्म तद व्यतिरिक्त घटित करेंगे, वहां पर क्या लगाएंगे फिर? क्योंकि वो जीव मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि। कर्म का शास्त्रों का ज्ञाता है ना, बस वो पकड़, कर्म के शास्त्र का ज्ञाता। अब उसको कौन सी प्रकृति लगाएंगे फिर? तो उसको जो जो प्रकृति लग सकती है। आप समझ रहे हैं आपका क्या कहना है? ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन यहां पर तो ऐसा बोल रही है, ज्ञानावरण आदि स्पष्ट ऐसा बोल रही है टीका में। इसलिए मैंने कहा ये सीधा एक दूसरों को कॉन्ट्रडिक्ट करने वाली स्टेटमेंट्स लग रही है। आचार वृत्ति या मूलाचार की टीका वो सुनंदी वाली, और ये तत्वर सूत्र की टीका। हालांकि प्रमाणता के तराजू पर रखा जाए तो पलड़ा भारी है तत्वर सूत्र की टीकाकार का, क्योंकि मूलाचार की टीकाकार वैसे भट्टारक है, और भट्टारक है इसलिए थोड़ा कम वेटेज है ऐसा भी नहीं है। क्या मालूम अभी क्या हो सकता है, लेकिन ये तो बराबर परंपरा आ रही है। उन्होंने तो तद व्यतिरिक्त घटित ही नहीं किया। अब मैं और एक नई बात आगे दिखाऊंगा, यहां तक आए तो फिर मैं अभी आगे बढ़ूंगा। आज 2 गाथाएं आगे बढ़नी है। ठीक है, चलते हैं। अपना 5-6 दिन प्रकरण रहा है, वैसे तो 7-8-10 गाथाएं बची है। अभी मैं तो ये समझ रहा हूँ शिविर तक पहले यही चलेगा पूरा अपना। शिविर जब आएगा तो फिर अलग से क्या मैं लूंगा उसको। चलिए देखो, अभी 2 गाथाएं चलेगी। कौन सी चलेगी? 65-66 पर आइए। देखिए, ये भाव आगम ये भाव निक्षेप चलेगा। आप मैं उसकी थीम पहले बता दो, आप यहां पर ध्यान दें सब।
भाव निक्षेप की चर्चा चलेगी। भाव निक्षेप में इतना ही बोलेंगे, कर्म संबंधी शास्त्रों का कोई ज्ञाता जीव, लेकिन अभी वो उपयुक्त लेना है, उपयोग से युक्त, उसी में वो उपयोग है उसका, तो उसको कहेंगे अब भी राइट नाउ देख रहे ना, और वो उसी समय की बात पकड़ता है। भाव निक्षेप राइट उसी समय की बात पकड़ता है, आगे पीछे भी उसको पुजारी नहीं कहेगा, विद्वान नहीं कहेगा, डॉक्टर भी नहीं कहेगा, आगे पीछे जो कर रहा हो वही कहेगा उसको। वो यदि डॉक्टर गार्डनिंग करने के लिए चला गया तो कहते ये माली है, ए माली साहब, तो ए साहब क्या बात कर रहे, तो ऐसा नहीं बोल सकता हूं, ठीक है, क्योंकि भाव निक्षेप उतना ही देखेगा। तो अब यहां पर उपयोग से युक्त है तो भाव निक्षेप उसको विषय बनाएगा। ये भाव निक्षेप के भी दो भेद करेंगे आप, ये आगम भाव निक्षेप और नौगम भाव निक्षेप। ये मैंने जो भेद बताया वो आगम भाव निक्षेप का। आगम भाव, आगम इसलिए शब्द डाल रहे बार बार, आगम का ज्ञाता। ओके, मैं अभी पढ़ के दिखाऊंगा तीनों शास्त्र फिर से, और फिर नौ आगम भाव निक्षेप की तरफ आते हैं। नौ आगम भाव निक्षेप में क्या लेंगे ये? अभी कर्म संबंधी शास्त्र का ज्ञाता, उपयोग से युक्त उस जीव को क्या बोले? आगम भाव निक्षेप। नौ आगम में क्या लेंगे? तो ऐसा लिया, नौ आगम भाव निक्षेप में उसके फल को भोगने वाला, जो कर्म में उपयोगवान जीव है, वो उसका कर्म के फल को भोगने वाला, जिसका निक्षेप किया जा रहा है उसके फल को भोगने वाला, ऐसा बोले यहां पर। ये स्पष्ट है आपके सामने। मैं 65वीं गाथा पढ़ूंगा, 65वीं 66वीं। ये पकड़ रहे दोनों? कर्म के फल को भोगने वाला कौन बोल रहे हैं? फल को भोगने वाला, नौ आगम भाव निक्षेप। और वो आगम में उपयुक्त जीव, जानकार तो होगा ही जब उपयुक्त बोल रहे, वो आगम भाव निक्षेप। आगम भाव निक्षेप और नौ आगम भाव निक्षेप, ऐसे दो भेद करेंगे, फिर मैं विशेष चर्चा करूंगा। देखिए 65वीं गाथा। कम आगम परिजानग, टाइम नहीं है गाथा पढ़ने को, अब वैसे ही काम चला लेते, ठीक है ना। कम आगम परिजानग, कर्म आगम को जानता हुआ जीव हो। कम आगम ही उपयुक्तो, अंडरलाइन द वर्ड, उपयुक्तो, उपयुक्त है वहां पर। भाव आगम कम्मोत्तीय, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तस्सय, आप सब इसको रिफर करना बाद में, अब बैठेंगे कभी, अभी टाइम मिलेगा क्या आपको एग्जाम के बीच में? मुश्किल है मिलेगा, यदि मिलेगा तो सब पेजेस इसलिए मैं बता रहा हूं, तो जब मौका पड़ेगा, मूलाचार अपने पास ज्यादा नहीं, तत्वर सार मेरा बस चलता, सबके हाथ में एक एक होता, लेकिन आप बाद में पढ़ लेना, मैं सब बोल तो रहा ही हूं, यहां से आप नोट कर सकते एक एक चीज। देखो, भाव आगम कमोत्तीय तस्स स य सन्ना हवे नियम, 65वीं गाथा कंप्लीट। 66वीं देखिए। नो आगम भावो पुनः, और नो आगम भाव निक्षेप क्या है? ये तुम्हारे पास नहीं है क्या ग्रंथ समर्पित? तुम एक हाथ किसी से मांगो, तुम्हें बिल्कुल किसी से मांगना करना कुछ भी नहीं लग रहा है तुमको, ये क्यों स्वयं देंगे भाई? तुम बैठा ही यहाँ वहां देखता, इसके उसके मुंह ताकता। देखो, नो अगम भावो पुनः कम फलम भुंजमाणो जीवो, कर्म फल को भोगने वाला। कर्म फल को भोगने वाला क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कर्म में घटित कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि सामण्यम कम्मम, सामण्यम का क्या अर्थ कर रहे हैं? यह सामान्य, क्या क्या अर्थ किया? सामान्य, ठीक है। कोई बात नहीं, सबका अलग अलग होती है चार्जिंग, ऐसे किसी किसी की लेट हो जाती है, कोई बात नहीं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, ये चार्जिंग वालों के भेद ऐसे होते हैं, डिस्चार्ज वालों की तो बात ही नहीं है। तो यदि सामण्यम कम्मम चव्यहम होती नियमेण, ये उपसंहार हो गया। उपसंहार मतलब एंड, वाइंड किया टॉपिक कि ये इस प्रकार। ये कितने गाथाएं चली है? कहां से चालू किया निक्षेप? 50 सेकंड से 66, कितने?
15 गाथाओं तक ये पूरा निक्षेप का प्रकरण चले। यहाँ पर करिए इस प्रकार हमने चौविहम होदी नियमेण 4 हमने बातें कही। अभी भाव निक्षेप की थोड़ी सी हमको एक उमंग हो रही है, अभी इच्छा हो रही। क्या हो रही है, क्या करें अभी, काय की इच्छा हो रही है। अभी ये देखें हम कि मूलाचार में क्या लिखा, आगम द्रव्य निक्षेप में, और नो आगम द्रव्य निक्षेप में क्या लिखा। हाँ, भाव निक्षेप, आगम भाव निक्षेप और नो आगम भाव निक्षेप में मूलाचार वाले क्या बोल रहे, तत्व और सूत्र वाले क्या बोल रहे, यह हमको देखना। देखिए तत्व और सूत्र वाले क्या बोल रहे, देखो पहले मूलाचारों को लेना है, विशेष अपेक्षा है कुछ। देखो ये कह रहे सैयद के गुणों का वर्णन करने में तत्पर जो प्राभृत शास्त्र है उसको जानने वाला और उसी में उपयुक्त जीव, अर्थात सम्यक प्रकार के आचरण से समन्वित साधु। क्या विशेषता है, खटकने वाली कुछ बात आई। अर्थात क्या बोल रही है, आचरण से सही थी, बोलने लग गए एकदम। तो मैंने आपको कहा था चलेगा चलेगा, कोई आपत्ति नहीं है हमको, लेकिन फिर वो उसको आगम कैसे कहेंगे। फिर आगम मतलब आगम का ही संबंधी क्या था चाहिए, फिर चलो जो भी हो, लेकिन आगम मतलब देखो आप द्वादशांक पाठी उसको कह सकेंगे कदाचित, केवल सम्यक तो किया है उसको, कदाचित ऐसा कही कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि द्वादशांक के सार को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार चारित्र के ग्रंथ के सार को प्राप्त हुआ, इसलिए इसको भी कहेंगे ये चारित्र ही है। देखो संयम के गुणों का वर्णन करने में तत्पर जो प्राभृत शास्त्र, आचारांक, कोई भी आचारांक का हो कोई, उसको जानने वाला और उसी में उपयुक्त जीव, जानने वाला भी और उसी में उपयुक्त जीव, अर्थात सम्यक प्रकार के, अर्थात इसी को लेकर प्रश्न था आपका टोडरमल जी का कि टोडरमल जी ऐसे कैसे लिख रहे हैं यहाँ पर कि अर्थात सम्यक प्रकार के आचरण से समन्वित साधु आगम भाव सैयद कहलाता है। लेकिन कर्म में ऐसा नहीं घटेगा ना, कर्म में ऐसा कहाँ घटेगा, कर्म में तो मात्र शास्त्र का ही क्या था घटेगा। कार्तिक समझ रहेगा, अभी बीमारी से बाहर निकलो, ज्यादा जोर मत दो तुम जितना समझ में आता है उतना ही समझो, ज्यादा जोर मत दो। यहां पर इन्हीं भाव सैयद से प्रयोजन है, क्योंकि मूल गुणेशु विशुद्धान गाथा में ऐसा विशेषण दिया गया है, मूल गुण आदि के स्वरूप को जान लेना ही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। बस अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने नो आगम भाव निक्षेप दिया ही नहीं यहां पर, साफ पूरा ठीक। अब अपना अनुमान से लगाएंगे थोड़ी देर बाद, ऐसे कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कैसे, अथवा मैंने तो यह अनुमान कर लिया था इसमें नो आगम भी घटित नहीं होगा, मैंने ऐसा अनुमान कर लिया था। वहां पर क्या बोल रहे थे, कर्म के फल को भोगने वाला, तो फिर मैंने ये सोचा यहाँ पर कर्म के यहाँ पर संयम के फल को भोगने वाला लेते, विशुद्धि को क्या दिक्कत थी, लेकिन कुछ भी नहीं बोला है इन्होंने। अभी क्या होना चाहिए मैं आपसे समझूंगा, तत्व और सूत्रकार क्या कह रहे, देखो इसमें किस में घटित करना है, सब सम्यक्तों में। आगम भाव निक्षेप में क्या बोलेंगे यहाँ पर, तुषार बोलो, तुषार बोलो, नहीं आ रहा है, अब बोलो नेक्स्ट, तुम कब बोलोगे, आई एम सॉरी, तुम बोलोगे, एकांश नहीं, समर्पित, सक्षम कहा गया, बोलो। तुमको मैंने गलती करी आपकी बार हाईएस्ट देकर, तुम पूरा भी पेपर सही लिखोगे मैं तुमको कम ही मार्क दूंगा उसमें। समकित तुम बोलोगे, उत्तर लिख रहे थे, लिखो लिखो, आप तो तुम भी लिख रहे होंगे लिखो जल्दी, पेन हाथ में पकड़ो। इसमें क्या आएगा, आगम भाव निक्षेप में क्या लेंगे, कौन बता पाएगा, आगम भाव निक्षेप में क्या लेंगे, हाथ ऊपर करो, कौन बता पाएगा, मुक्ति नहीं बताओगी इसमें, आगम भाव निक्षेप में, अब इसमें तो कुछ भी नहीं है इतना ऐसा, बताओगे, बोलो
तुम तत्व और सूत्र की बात करना है तुमको। बोलो। इस प्रकार दिया था कि मतलब सम्यक संबंधी ज्ञान रहेगा और सम्यक संबंधी उपयोग रहेगा, मतलब आगम जो आगम। ठीक है, एक तो ऐसा ले सकते हैं, सम्यक तो संबंधी जो प्रतिपादक शास्त्र है उसका ज्ञान और उसमें उपयोग, ऐसा लो, अथवा सम्यक तो से युक्त जीव, ऐसा ले लो। ठीक है, ये क्या लेते हैं, देखो आगम भाव निक्षेप, जिस वस्तु का निक्षेप कर रहे हो उसके प्रतिपादक शास्त्र को जानने वाला जो व्यक्ति वर्तमान में उसमें उपयोग लगा रहा है वो आगम निक्षेप, उपरी कथन आपके जैसा चलेगा बिल्कुल। अभी नो आगम भाव निक्षेप देखो, नो आगम भाव निक्षेप में क्या लगेगा आपको लग रहा है? उस फल को भोगने वाला। सुनो, जिस वस्तु का निक्षेप करना है उसके वर्तमान पर्याय को भोगने वाला नो आगम भाव निक्षेप है। हाँ, जिस वस्तु का निक्षेप करना है, चारित्र जैसे ये सम्यक तो कर रहे हैं यहाँ पर, उसके वर्तमान पर्याय को भोगने वाला। वर्तमान पर्याय को मतलब अभी उपयोग उसमें लगा है तो उसका फल भी अभिन्न रूप से भोग ही रहा है, जो फल भोग रहा है उसको नो आगम भाव निक्षेप बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर कर्म का फल बोला उन्होंने, वहां पर भी ऐसा बोलते जो कर्म में उसने उपयोग लगाया है शास्त्र में, उस संबंधी जो उसको आनंद वगैरह आ रहा है वो भोगने वाला, लेकिन वहां पर कर्म के फल को भोगने वाला ऐसा लिया उन्होंने। तो यहाँ पर भी चारित्र को भोगने वाला, सम्यक्त को भोगने वाला उस समय में ऐसे ले सकते हैं। ओके, ठीक है क्या? बोलो। होता है, लेकिन यहाँ पर भाव निक्षेप में कैसे संभव था बाहर जाना? भाव निक्षेप में कैसे संभव होगा बाहर जाना? आप समझ रहे हैं, परिकर में जा नहीं सकते ना बाहर। संभव भी था वैसे, लेकिन लिया नहीं उन्होंने। भाव मतलब उसी द्रव्य में उसी से परिणमित उस समय की पर्याय, जब आगे पीछे की पर्याय नहीं चलेगी बोल रही है। नहीं, कर्म का फल को भोगने वाला बाहर की बात नहीं लेना वहां पर, उस संबंधी अकुलता निराकुलता। अभी कर्म का फल मतलब अकुलता, औदैहिक भाव स्पष्ट दिया उन्होंने। कहां पर पढ़ा? यहाँ पर कर्म के फल को भोगता हुआ उस संबंधी औदैहिक भाव रूप से परिणमित। एक गाइड में दीदी ने लिया इसको, औदैहिक भाव से परिणमित मतलब मोह राग द्वेष से परिणमित गति आदि से। ये जीव का परिणाम है, ये बाहर का नो कर्म नहीं लेना, औदैहिक भाव जीव का परिणाम लेना वहां पर भी। हाँ, जीव में वो भोगना उस पर्याय को, वेदन पर्याय का होगा। ठीक है, बाहर के शरीर का वेदन कभी नहीं होगा, शरीर संबंधी जो फीलिंग है उसका वेदन अपनी पर्याय में होगा, तो पर्याय का ही वेदन करेगा वो। ओके, आगम भाव निक्षेप में सम्यक भी ज्ञान से था, उससे उपयोग। हाँ, आपने बताया सम्यक से युक्त जीव नहीं आएगा। अरे इसलिए आएगा, अपने तो अभी भी बोला चारित्र में ऐसा घटित नहीं किया था। टोडरमल जी का तो मूल वही तो कहना था उस दिन, जो इनका प्रश्न था। उनका कहना ग्रंथ पढ़ता है तो क्या हो गया, वो अभी भी द्रव्य निक्षेप में चल रहा है। भाव निक्षेप हो तो काम हो, उसमें निश्चय नहीं करता वो, ऐसा लिया ना टोडरमल जी ने। चलो अभी मुझे और क्या रहा तो वाइंड अप करना था। हाँ, मोक्ष प्रवचन सार आप सबके सामने खोलिए, 199 की टीका। एक लाइन पढ़वाऊंगा बस, फिर मैं आपसे कुछ अर्थ पूछूंगा। 199 टीका, 199 टीका, 199वीं की टीका, प्रवचन सार। कितने जन के हाथ में है प्रवचन सार? ठीक है, ठीक है। ये तुम कितने वहां पर कितने ग्रंथ है? एक पीछे भी सुनो, एक पीछे दे देना एक। अब इस तरफ तो चौकी नहीं। चलो देखो, मैं पढ़ू, सब तैयार? टीका 200वीं की, अच्छा 199वीं की। देखो प्रवचन सार में भी यही प्रकरण आया है। देखो पढ़ता हूं, और तब हम उसको समझने की ताकत नहीं रखते। आज प्रकरण है, आज समझ लो, चाहे जहां प्रकरण आ गया। ये तो एकदम क्लिक हुआ है आज मुझे, ये प्रवचन सार में भी ये प्रकरण कहाँ पढ़ा, तो सहज एक गाथा खोली, इसमें मिल गया है टीका। देखो, सभी सामान्य चरम शरीर तीर्थंकर और अचरम शरीर मुमुक्षु इसी यथोक्त शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति लक्षण विधि से प्रवर्तमान मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके सिद्ध हुए,
किंतु ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी विधि से भी सिद्ध हुए हो। ठीक है, इजी है। आगे इससे निश्चित होता है कि केवल यह एक ही मोक्ष का मार्ग है, दूसरा नहीं। अधिक विस्तार से बस हो। ओके, अरे ठीक है। उस शुद्धात्म तत्व में प्रवर्ते हुए सिद्धों को तथा उस शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति रूप मोक्ष मार्ग को, जिसमें भाव्य और भावक का विभाग अस्त हो गया है, ऐसा नोअगम भाव नमस्कार हो। अब यह प्रकरण नहीं समझने वाला कितना समझता होगा उसको क्या मालूम। अब नोअगम भाव नमस्कार मतलब क्या लेंगे? नोअगम भाव नमस्कार, देखो मैं बहुत सोच रहा हूं इसमें। सुनो, भाव नमस्कार कहने में क्या आपत्ति थी? सच बोलो, समझ रहे आप सब मेरी बात को? क्या बोलते? जैसे सिद्धांत तक मुक्ति को प्राप्त हुए हो रहे हैं, होंगे, और क्या कह रहे हैं? उस शुद्धात्म तत्व में प्रवृत्ति हुए सिद्धों को एक, तथा शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति रूप मोक्ष मार्ग को दो, जिसमें से भाव्य और भावक का विभाग अस्त हो गए हो, मतलब पूज्य पूजक अभेद हो गए हो। भाव्य भावक मतलब अनुभूति का काल बताना है सीधा। ऐसा नोअगम भाव नमस्कार हो, उस अनुभव की दशा को नोअगम भाव नमस्कार कह रहे। मेरा यह कहना है कि भाव नमस्कार कहने में क्या आपत्ति थी? भाव निक्षेप नहीं, कोई दिक्कत थी क्या भाव नमस्कार में? मेरा यह प्रश्न है। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सीधा कार्य, बल्कि वही ठीक लग रहा है भाव नमस्कार। अभी यहां पर कह रहे नो अगम भाव नमस्कार, अभी आगम भी डाल रहे। अभी यहां पर है आगम का अर्थ यदि शास्त्र का ज्ञाता और उसी में उपयोगवान, तो आगम भाव निक्षेप और उसके फल को भोगने वाला नो आगम भाव निक्षेप। लेकिन स्पष्ट उन्होंने परिभाषा क्या दी? जिसमें भाव्य और भावक का विभाग अस्त हो गया हो, और शुद्धात्म प्रवृत्ति का स्थान बोल रहे हुए एक टोटली शुद्धोपयोग की तरफ संकेत किया कि नहीं किया? आगम मतलब कोई शास्त्र का पाठी भी होना चाहिए, जरूरी नहीं। आगे पाठी तो होंगे बाहर में कुछ, लेकिन यहां पर प्योर अनुभूति के काल को, वो उस अनुभूति की दशा को आगम भाव नमस्कार कहना, और साथ ही साथ तज्जनित प्रचुर आनंद भी वे भोग रहे हैं, तो आनंद के भोगता है वे उस समय में, तो भोग की तरफ से बात रखी कि मेरा नो आगम नमस्कार हो। नो आगम भाव नमस्कार का अर्थ पकड़ में आया अभी? ठीक है, ये निक्षेप का प्रकरण आज हमारा पूरा हुआ। क्या क्या बात है? कोई बात है विशेष? तो कोई ये ऐसे फैले हुए प्रकरण है यह हवा। अब वैसे अलग से प्रकरण यह हवा पढ़ोगे, जैसे प्रवचन सार कभी पढ़ने लेते और यह आता, तो आप क्या समझते इसको? और आप भी क्या समझते और मैं भी क्या समझता? मूलाचार में नो आगम भाव निक्षेप की कोई बात नहीं आई है। पेज नंबर 4 पर आप देख सकते हैं, मात्र आगम भाव निक्षेप की चर्चा की, नो आगम की चर्चा नहीं की। चारित्र के फल को भोगने वाले ऐसे ले सकते हैं, चाहे वेदन हो ही रहा है। चारित्र का फल सुख, फल सुख में ही आएगा ऑलवेज, सुख दुख के फल में आएगा। ठीक है, चलो हाँ बोलो। एक मिनट, एक बात मत करो, बोलो। हाँ 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 नहीं, यहाँ पर जो भाव्य और भावक का विभाग अस्त हो गया बोल रहे ना, ये हाँ आगम नहीं, दूसरे द्रव्य मतलब उस शुद्धात्म तत्व में प्रवृत्ति हुए सिद्धों को तथा उस शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति रूप मोक्ष मार्ग को। मोक्ष मार्ग को मतलब कोई अन्य जीव जो मोक्ष मार्ग पर है उनको नमस्कार, ऐसा भी नहीं। उस मोक्ष मार्ग को, वो मोक्ष मार्ग कैसा है? जिसमें भाव्य और भावक का विभाग अस्त हो गया। भाव्य भावक किसको कहते जानते आप? भाव्य त्रिकाली ध्रुव,
भावक पर्याय वर्तने वाली, और भाव्य भाव के भोग की तरफ से कथन है। यहाँ पर तो नमस्कार देखो, इनकी टोन समझिए आप। अब सीधा पहली 5 गाथाओं की टीका खोलेंगे, वहां पर भी अद्वैत नमस्कार की बात की इन्होंने। देखो चल देखो पेज नंबर खोलिए, ये भी खुला ही रखो अभी। क्या है पेज नंबर? किसको याद है क्या प्रवचन सार तुम्हारा पूरा? अरे वाह, प्रवचन सार याद किया क्या? बहुत अच्छा, चलो ठीक है। देखो ये पेज कौन सा चाहिए क्या? हमारे में 10 कुछ 6 कौन बोल रहे? ये देखिए सुनिए जल्दी, यहाँ पर ये लिखा है अद्वैत प्रवर्तमान है ऐसा नमस्कार करके। मिल रहा है सबको? ये पेज नंबर 8, पेज नंबर 8, 5वीं 4थी गाथा का अर्थ। अब इस प्रकार अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय तथा सर्व साधुओं को प्रणाम और वंदनोच्चार से प्रवर्तमान द्वैत के द्वारा भाव्य भावक भाव से उत्पन्न अत्यंत गाढ़ इतर इतर मिलन के कारण समस्त स्वपर का विभाग विलीन हो जाने से जिसमें अद्वैत प्रवर्तमान है ऐसा नमस्कार करके। ये देखो आपको शायद ये कहना है उनको नमस्कार करने की बात आ रही है, तो अब लेकिन उनको नमस्कार कह के यहाँ पर अद्वैत भी बोल रही है, तो कोई व्यवहार से भी अर्थ घटित करे और परमार्थ से भी अर्थ घटित करे। लेकिन यहाँ पर फुटनोट भी आप पढ़ेंगे ना, अद्वैत पंच परमेष्टि के प्रति अत्यंत आराध्य भाव के कारण आराध्य रूप पंच परमेष्टि भगवान और आराधक रूप अपने भेद का विलय हो जाता है। इस प्रकार नमस्कार में अद्वैत पाया जाता है। यद्यपि नमस्कार में प्रणाम और वंदनोच्चार दोनों का समावेश होता है, इसलिए उसमें द्वैत कहा है, तथापि तीव्र भक्ति भाव के सोपर का भेद विलीन हो जाने की अपेक्षा उसमें अद्वैत पाया जाता है। अद्वैत भक्ति इसको भी कह सकते, कोई आपत्ति नहीं। किसको? भगवान की अद्वैत भक्ति, जिसमें भगवान और मैं एक ही देखना, शुद्धोपयोग के अलावा का भी काल हो सकता है उसमें, कदाचित कोई आपत्ति नहीं हो इसे भी, लेकिन शुद्धोपयोग भी लेवे तो भी कोई आपत्ति नहीं दिख रही उसमें। निश्चय नमस्कार जिसको कह रहे अद्वैत, ठीक है। चलो हो गया। ओम नमः।